हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली एग्जाम पुणे मेट्रो के लिए नॉन टेक्निकल के टोटल 55 क्वेश्चंस को, जिसमें होने वाला है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड मराठी के क्वेश्चंस भी। तो ये सेशन आपके लिए कंप्लीट नॉन टेक्निकल का सेशन होने वाला है, जो कि 55 क्वेश्चंस का होने वाला है। तो आपको ये सेशन कंप्लीट एंड तक देखना होगा। ये आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पॉपुलर फोक डांस फॉर्म कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कोरी। कोरी जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस फॉर्म है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके अलावा जो भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस फॉर्म्स है महाराष्ट्र के, जैसे कि लावनी, कोरी, डिंडी, गाजा एंड तमाशा एंड डांगरी, ये सारे जो है ये महाराष्ट्र के फोक डांस फॉर्म्स है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ध्यान में रखने होंगे। और बाकी स्टेट के भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड। कौन से सिटी में वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में है वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे टोटल 18 रेलवे जोन्स है एंड उसके जो भी हेडक्वार्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर पता होने इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे ध्यान में रखना होगा। वेस्टर्न रेलवे का जो है वो है मुंबई, जो कि चर्च गेट में आता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 का एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किससे मिला है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी विनोद कुमार यादव। इन्हें मिला है एमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड 2020 का। ये हमारे रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन एंड सीईओ थे और इन्हें एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड भी दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। किन्हें इंडियन रेलवे का फादर बोला जाता है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, क्योंकि जो हमारे इंडिया में पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी ऑन 16 अप्रैल 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Saikom Mirabai Chanu has opened India's medal tally at the ongoing Tokyo Olympics 2020 by winning a silver medal. She represent the country in which event? क्या बोला गया कि मीराबाई चानू जो है उन्होंने सबसे पहला इंडिया के लिए मेडल लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में, सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है। तो वो कौन से इवेंट के लिए जानी जाती है, कौन से इवेंट के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया हमारी कंट्री के लिए? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए वेट लिफ्टिंग। वो वेट लिफ्टिंग करती है, उसमें उन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में और सबसे पहला उन्होंने ही ओपनिंग किया है ओलंपिक्स में मेडल लेकर। तो उन्होंने 49 kg कैटेगरी में इस मेडल को हासिल किया है वेट लिफ्टिंग में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी जोन्स द इंडियन रेलवे हैज़ बिन डिवाइडेड। कितने जोन्स में इंडियन रेलवे को डिवाइड किया हुआ है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 जोन्स। टोटल 18 जोन्स है हमारे इंडियन रेलवे में। मैंने आपको अभी बताया थोड़ा टाइम पहले कि 18 जोन्स है एंड उसके सारे हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और नॉर्थ जोन जो है वो सबसे बड़ा रेलवे का जोन है, मतलब कि लार्जेस्ट रेलवे जोन है हमारे इंडियन रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बिन इंस्क्राइब एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सी साइट है जिसको 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से घोषित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जो है वो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आ चुका है। अभी तक के इंडिया में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, बट रिसेंटली जो है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया। ये जो टेम्पल है ये तेलंगाना का टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन गडकरी जो है वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया टू ट्रैवल टू स्पेस।
सबसे पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने इंडिया से जिन्होंने स्पेस में जाके ट्रैवल किया है? तो वो है ऑप्शन ए संतोष जॉर्ज कुलनगारा। वो बने हैं पहले टूरिस्ट जो कि इंडिया से है जिन्होंने स्पेस में जाके ट्रैवल किया है। और भी कुछ फर्स्ट जो भी स्पेस में गए, फर्स्ट मैन जिन्होंने लैंड पर मून किया है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिन्होंने स्पेस पे वॉक किया है वो है एलेक्सी लेनोव। फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस इज और फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत हुई तब हमारे इंडिया से कौन रूलर थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर जो थे हमारे इंडिया से रूलर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एडिशन ऑफ करंटली हेल्ड टोक्यो ओलंपिक्स? ये जो ओलंपिक्स हो रहा है इसका एडिशन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32nd एडिशन जो है वो है इस साल के मतलब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स का। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर 4 साल में ओलंपिक्स जो है वो होते हैं। 2020 में होने वाले थे बट ड्यू टू कोविड 2020 के हो रहे हैं। अब जो 24 में होने वाला है वो पेरिस में होगा, 28 का होगा LA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following metro rail corporation has launched India's first FASTag और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पार्किंग फैसिलिटी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से मेट्रो रेल ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फास्टैग और UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी? तो वो होगा ऑप्शन ए DMRC। DMRC का फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इन्होंने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला फास्टैग और UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं तो वो कौन हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी PS श्रीधरन पिल्लई जो है वो अपॉइंट हुए हैं गोवा के गवर्नर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नए जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाइस एडमिरल SN घोरमडे। ये बने हैं हमारे नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया? ब्लू रिवॉल्यूशन ये टर्म जो है वो इंडिया में कौन से सेक्टर के लिए रिलेट करता है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए फिशरीज़ के प्रोडक्शन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेट करता है। ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको सारे रिवॉल्यूशन और वो कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देन वाइट रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ब्लू रिलेटेड टू फिश एंड एक्वा। आप ये रिलेट कर सकते हो कि जिस चीज़ का कलर होता है वही उसका रिवॉल्यूशन है, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्स एंड सो ऑन। ये सारी लिस्ट आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम 1st to 7th इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन एवरी ईयर? हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में कौन सा वीक मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो मनाया जाता है 1st से 7th ऑफ अगस्त में। और इस साल का जो थीम था वो था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये ध्यान में रखा होगा कि 1st अगस्त से 7th अगस्त के बीच में हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाया जाता है एंड इस साल का जो थीम था वो था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ वन द मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके अलावा विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, जितने भी रिमेनिंग 3 ओपन है जैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं सारे के सारे इन्होंने ही जीते हैं इस साल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन ए MOU विद इंडिया टू रिसीव ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बना रहे हैं वो कौन सी कंट्री जो है वो रिसीव करेगा और उसके लिए उसने इंडिया के साथ MOU साइन किया है। तो वो कंट्री है फिलीपींस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो है वो पहली कंट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19, बासावराज बोमाई इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कर्नाटका। कर्नाटका के ये न्यू CM अपॉइंट हुए हैं बासावराज बोमाई। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंजेस आए हुए हैं। वो सारे चेंजेस से रिलेटेड एक वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस एग्जैक्टली हुए हैं। और आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको एग्ज़ाम से पहले जितने भी CM, गवर्नर्स और कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए वो देखकर जाना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो टॉपिक से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड गांधी जी लेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। सबसे पहला गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारणा सत्याग्रह जो है वो सबसे पहले गांधी जी ने शुरुआत किया था। तो ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। आपको 15 ही क्वेश्चंस आने वाला है, बट हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस किए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, a man leaves for his office from his house, he walked towards east। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व भी करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायरेक्शन। मैन ने अपने अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए, वो सबसे पहले जाता है ईस्ट में। ईस्ट में जाने के बाद वो वहाँ पे वॉक करता है 20 किलोमीटर्स का। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ही टर्न साउथ एंड वॉक 10 मीटर। 20 मीटर ईस्ट जाने के बाद वो टर्न करता है साउथ डायरेक्शन में और 10 मीटर्स का वॉक करता है। देन ही वॉक्स 35 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट एंड फर्दर 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि 35 मीटर्स वो वेस्ट में जाता है, दैट मीन्स ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे गया 35 मीटर, देन जाता है फिर से 5 मीटर नॉर्थ में, तो 5 मीटर नॉर्थ हो गया। ही देन टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट टर्न कर रहा है और ईस्ट टर्न करने के बाद वॉक कर रहा है 15 मीटर्स का। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या था, ये वाला। फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाला। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 10 था यहाँ पे और ये तो 5 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 10 - 5 इज 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिलोजिज्म। तो हम इसका स्टेटमेंट से फिगर बना लेंगे। सम फॉरेस्ट आर हर्ट, सम हर्ट आर वॉल, सम वॉल आर नेट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट से हमने हमारी एक फिगर बना ली। उसके बाद अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है हमारा सम नेट आर फॉरेस्ट, सम नेस्ट आर फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच में कोई सम का रिलेशन आप लोगों को नजर आ रहा है क्या? नहीं, इन दोनों के बीच में कोई सम का रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो ये कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा सम नेट आर हर्ट, कुछ नेट हर्ट है ऐसा बोला जा रहा है। इन दोनों के बीच में आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो अगेन आपका ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। जब भी सम आता है, ऑल आता है, ये तीनों लोग डेफिनेट रिलेशन बताते हैं। अगर आप लोगों को सम, ऑल और नो ये 3 वर्ड्स नज़र आएंगे और ये 3 वर्ड्स अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहे, इनडायरेक्ट अगर आपको कुछ भी चीज़ें नज़र आ रही तो आपको आंसर रॉन्ग मार्क करना होगा। ठीक है, अगर सम ए आर बी है और ये इसी तरह आपको नज़र आ रहा है तो ये करेक्ट होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ पे ए बी रखूँ, यहाँ पे सी आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ये सम ए आर बी, इन दोनों का रिलेशन मैं बोल रही हूँ कि ये सम ए आर बी, तो ये करेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये डायरेक्ट हमें नज़र आ रहा है कि पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो सम, ऑल और नो जो है ये डेफिनेट रिलेशन जब बताते हैं तभी ये लोग करेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
R means into, dollar means plus, hashtag means divide, परसेंट मीन्स माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन. सो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में जो कोडिंग दी हुई है वो प्लेस करेंगे. हैशटैग मीन्स क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 312 डिवाइडेड बाय 24. देन डॉलर मीन्स होता है एडिशन, तो हमने किया एडिशन का साइन. देन आर जो है उसका जो सिंबल है वो है x, तो इंटू 5 हो जाएगा. परसेंट मीन्स होता है माइनस, तो हो जाएगा 134. ठीक है, अब हम इसको वी बॉर्डर मास रूल लगा के इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड. अगर हम 312 से 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 13. कितना मिलेगा, 13. 24 1 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा हमें करना पड़ेगा, तो 13 हमें मिल जाएगा. 13 मिलने के बाद फिर हम करेंगे 46 इंटू 5. 46 इंटू 5 कितना होता है, 230. कितना होता है, 230 माइनस 134. 13 प्लस 230 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 243 माइनस 134. आंसर आ जाएगा 109. सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. सबसे पहले डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू बॉडर मास रूल, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन. ठीक है, सो 109 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट. PQRST VWZ are sitting around a circle facing center. T is second to the right of R. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 8 लोगों का एक सिटिंग अरेंजमेंट है और 8 के 8 लोग जो है वो सेंटर फेस कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका एक फिगर बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब क्या बोला है, सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं. पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा है कि T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R. R के सेकेंड राइट में जो है वो T है. R who is थर्ड टू द राइट ऑफ P. जब भी who आता है तो अपने इमीडिएट जो भी लेटर होता है उसके लिए आता है. सो बोला है R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P. R जो है वो P के थर्ड राइट में है, मतलब कि P यहाँ पे बैठ जाएगा 1 2 एंड 3. S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P. P के सेकेंड लेफ्ट में जो है वो S प्लेस्ड होता है, तो वो भी प्लेस कर दिया. एंड अब ये जो एंड आता है वो जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है उसके लिए आता है, दैट मीन्स वो P के लिए आएगा, तो S के लिए आएगा. तो S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, मतलब कि Q के फोर्थ राइट में जो है वो S है, तो Q हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा. ठीक है, Z इज थर्ड टू द राइट ऑफ V. अब क्या बोला जा रहा है कि Z जो है वो V के थर्ड राइट में, तो हमारे पास जो जगह है वो है ये और ये. बट हमें एक और बात आगे बोलिए कि V इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P. दैट मीन्स V जो है वो हमारा यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, मतलब V कहाँ पे हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली हम Z को प्लेस करेंगे, बिकॉज क्या है, Z इज थर्ड टू द राइट ऑफ V. V के थर्ड राइट में Z, मतलब Z हमारा यहाँ पर आ जाएगा और रिमेनिंग लेटर जो कि W है वो हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड. पहला पर्सन जो है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में बैठा हुआ है. तो सबसे पहला है VTS. V जो है वो T और S के बीच में बैठा है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया. देन TZS. T जो है वो Z और S के बीच में बैठा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत है. देन VRT. V जो है वो R और T के बीच में बैठा है क्या, येस, इट इज़ करेक्ट. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. हमें ये ढूंढना था कि पहला पर्सन जो है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में बैठा हुआ है, सो वो ऑप्शन सी में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. What is the relation of Ramesh with his mother's son-in-law's wife's sister? अब हमें ये रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, जैसा जैसा स्टेटमेंट है वैसा वैसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्या बोला है, रमेश. सबसे पहले हमने रमेश को बना लिया. ठीक है, क्या बोला है, रिलेशन किसका पूछा है, रमेश विथ हिज मदर्स. उसकी मदर बना दिए, रमेश की मदर. ठीक है, मदर्स सन इन लॉ. दैट मीन्स रमेश की बहन का जो हस्बैंड होगा वही उसकी मॉम का सन इन लॉ होगा. ठीक है, तो ये बना देंगे हम सन इन लॉ. ठीक है, सन इन लॉ. सन इन लॉज वाइफ, सन इन लॉ की वाइफ बना दिए ये, और उसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर मतलब कि यहाँ पे बन जाएगी. अब यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे बना देंगे, दैट मीन्स वो रमेश की भी सिस्टर होगी. ठीक है, सो हमें रिलेशन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रमेश,
किसका पूछा है रमेश के साथ रिलेशन, ये जो लास्ट में हमने लेडी बनाई ना उसके साथ, तो रमेश जो हो जाएगा उसका ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। रमेश विथ हिज मदर, हमने मदर बनाया, फिर मदर्स सन इन लॉ बनाया, सन इन लॉ की वाइफ, ठीक है, इतना बना दिया। उसके बाद क्या बोला था, सन इन लॉस वाइफ्स सिस्टर, तो सिस्टर जो थी वो रमेश की भी सिस्टर होगी, ठीक है। तो रिलेशन क्या पूछा है, जो वाइफ की जो सिस्टर है उसका और रमेश का रिलेशन पूछा हुआ है, तो रमेश उसका क्या हो जाएगा, उसका ब्रदर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। What should come in place of the question mark in which of the इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आने वाली नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये हमें पूछा जा रहा है। सो 6 × 2 करते हैं तो 12 आता है, अगर +1 किया तो 13 प्लेस हो रहा है। 13 × 2 करते हैं तो 26 आता है, 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 हो रहा है। 28 × 2 करते हैं तो 56 आता है एंड +3 किया तो 59 आता है। दैट मीन सीरीज कैसे फॉर्म्ड हो रही है, × 2 + 1 × 2 + 2 × 2 + 3, तो क्या हो जाएगा × 2 + 4। अगर 59 × 2 अगर करते हैं तो आंसर कितना आता है 118, और उसमें अगर 4 को ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर 122। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, PCO QDP REQ क्वेश्चन मार्क एंड TGS। अब आप P और C को देखोगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश भी नहीं करोगे और आप लॉजिक भी नहीं क्रिएट करोगे। फिर आप देखोगे कि सबसे P के बाद नेक्स्ट का आ रहा है Q, Q के बाद आ रहा है R, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है ये छोटा छोटा आ रहा है, और जब छोटा छोटा डिस्टेंस होता है तब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही फॉलो हो रही है, PQR तो नेक्स्ट आ जाएगा S और S के बाद T। यस, ये तो फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स S जो है वो 2 जगह आ रहा है हमारा, B ऑप्शन में भी और C ऑप्शन में भी। बट कौन सा करेक्ट होगा, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F, तो S के बाद क्या आना चाहिए, F आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे लेटर्स का +1 +1 +1 हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन 5 सीरीज ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। मतलब कि क्या करना है हमें, यहाँ पे आने वाला नेक्स्ट फिगर क्या होगा ये पता करना है क्वेश्चन फिगर में। सो हम आंसर फिगर से इसको फाइंड आउट करना होगा। अगर हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो हो ये रहा है, हम स्टार्ट करते हैं ये माइनस साइन से, ठीक है। ये माइनस साइन से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वाली फिगर में माइनस का साइन इस साइड आ रहा है एंड सेकेंड वाली फिगर में वो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देन वो थर्ड फिगर में नीचे आ रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन एक नीचे आ रही है। दैट मीन्स जो आने वाली नेक्स्ट फिगर होगी वहाँ पे जो माइनस साइन होगा वो ये वाले साइड पे होगा, ठीक है। और वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो हमारे ऑप्शन 4 में अवेलेबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये सारे लोग क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं अपनी प्लेस से। तो इस वे से हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस को नोटिस किया, और माइनस को नोटिस करते हुए हमें ये पता चला कि माइनस जो है वो यहाँ पर आएगा। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 4 में वो गिवन है, इसलिए क्वेश्चन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेड रिलेटेड टू ईस्ट, मतलब कि जब भी ब्रेड का फॉर्मेशन होता है तो हम ईस्ट को यूज़ करते हैं, और ईस्ट क्या होता है, एक प्रकार की फंगस होती है जो हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। उसी तरह कर्ड जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म होता है ड्यू टू बैक्टीरिया, हम फर्मेंट करते हैं, ठीक है, मिल्क को, तो वहाँ पे जो कर्ड फॉर्म होता है वो बैक्टीरिया की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्ड इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज 4 ऑल्टरनेटिव्स अमंग व्हिच वन कंप्लीट्स द फिगर। यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी पिक्चर यहाँ पे हम प्लेस करेंगे कि हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद ये जो 2 लाइंस है ये इसे अटैच हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ से जो लाइन जा रही है वो यहाँ से जाके यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक डायगोनल फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा जो फिगर है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो ऑप्शन ए में अवेलेबल है।
वो ऑप्शन ए में अवेलेबल है, जिससे ये दो लाइंस कनेक्ट हो रही है। ऑप्शन बी तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। देन अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो तो वो जो है वो डायगोनल में नहीं अटैच हो रहा है, वो बीच में ही जाके रुक जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी जो है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। हम अगर हमारी लाइन को ये उल्टा पिक्चर बता रहा है, ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये इस पॉइंट पे फॉर्म होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैथ से। सबसे पहला क्वेश्चन होगा एजेस से। तो क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years लेस दैन द थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे सन की प्रेजेंट एज, हम कंसिडर करेंगे x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वो इक्वेशन हमारा इक्वेशन बन जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years लेस दैन द थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, मतलब कि 3x - 3 हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, उनके बेटे के थ्राइस से 3 साल कम, ये हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देन आगे बोला जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 8 years मोर दैन द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सन। और वही अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ मदर निकालें तो वो आने वाली है सन के ट्वाइस से 8 साल ज़्यादा, मतलब कि सन की जो प्रेजेंट एज है x, उसको ट्वाइस किया और उसमें 8 साल और ऐड कर दिए, तो वो हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ मदर। ये समझ में आया। अब हमें आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 21/19। उन्होंने ऐसा बोला है कि अब सन की प्रेजेंटेज पता करनी है हमें, और जबकि फादर और मदर की जो प्रेजेंटेज है उनका जो रेशियो है वो है 21/19। तो सबसे पहले प्रेजेंटेज ऑफ फादर कितनी है, 3x - 3, और मदर कितनी है 2x + 8 = कितना हो जाएगा 21/19, ठीक है। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 × 3 कितना हो जाएगा 57x - 57 = 21 × 2 हो जाएगा 42x प्लस 21 × 8 कितना हो जाएगा 168। 57 - 42 किया तो कितना हो जाएगा 15x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 225, क्योंकि 168 में अगर हम 57 को ऐड करते हैं तो 225 आएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 15। और हमने सबसे पहले क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया था मैंने आपको हमें x ही निकालना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन को क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 23 cm, what will be the area of another square whose one side is the diagonal of the previous one। अब एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 23 दी हुई है। उन्होंने बोला है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है एक और स्क्वायर का, ये सेकेंड स्क्वायर है, इसका हमें एरिया पता करना है। whose वन साइड, मतलब इसकी जो एक साइड जो है ना इज द डायगोनल ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन वाले का जो डायगोनल है उसका जो डायगोनल आएगा वो उसकी साइड होगी। तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है √2a। अगर डायगोनल निकालना है कोई भी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है √2a। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मैथ्स की मैराथन देखा होगा तो आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला मिला होगा। तो कभी भी स्क्वायर का अगर आपको डायगोनल पता करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा √2a। a मतलब क्या होता है, साइड होता है, तो √2 × क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और उन्होंने क्या बोला था, वही जो डायगोनल है वो दूसरे जो स्क्वायर का है वो साइड बन जाता है, तो उसका हमें एरिया पता करना है। तो ये जो सेकंड स्क्वायर है इसकी जो साइड बन गई वो बन गई 23√2, ये उसकी साइड बन गई। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जब भी एरिया निकालना होता है फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 23 × 2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1058 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्क्वायर का साइड गिवन था जो कि था 23, और दूसरे जो स्क्वायर का साइड था वो गिवन नहीं था, लेकिन उसका हमें एरिया पता करना था। लेकिन उसका जो साइड था वो उन्होंने ऐसा बोला था कि पहले वाला जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल आएगा वही सेकेंड वाले का साइड होगा। तो पहले वाले का अगर मैं डायगोनल फाइंड आउट करती हूँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला आता है √2a। a मतलब होता है साइड, तो √2 × पहले वाले का साइड कितना था 23, तो वही डायगोनल आ गया मेरा
23√2 और वही सेकेंड वाले की मेरी साइड बन गई और फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो 23√2 का स्क्वायर लगा दिया तो आंसर आएगा 1058 और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। 40 लीटर का एक मिक्सचर है, किसका? मिल्क और वाटर का। उसमें जो है 10% वाटर है, दैट मीन्स 4 वाटर है और 36 क्या है? मिल्क है। हाउ मच वाटर in liters should be added so that water is 20% in the new mixture। उन्होंने बोला है कि इस वाटर में आप कितना ऐड करोगे, 36/4 का रेशो है, इस वाटर में आप कितना लीटर्स ऐड करोगे कि आपको नए मिक्सचर में जो वाटर है वो 20 होना चाहिए। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा? मिल्क, दैट इज 80 मिल्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो कितना हो जाएगा हमारा? 4/1 का। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 4x। 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल्स टू 4x। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो हमें 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना होगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू पार्टनरशिप। Raju and Arun are two business partners. They invest their capital in the ratio 7:9. After 6 months, a third person, Jeetu, joined them with a capital of 2/3 of what that of Arun. After a year, profit share of Raju was 5600. Then find the total profit. अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बोला जा रहा है कि राजू और अरुण 2 बिजनेस पार्टनर्स है और इन्होंने 7:9 के रेशो में जो है कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 6 मंथ तीसरा पर्सन ज्वाइन होता है जो कि है जीतू, और इन्होंने सबने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स इंटू 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 12 हो जाएगा, लेकिन जीतू के टाइम पे सिर्फ इंटू 6 होगा बिकॉज वो आफ्टर 6th मंथ ज्वाइन किया उसने। बट इसका जो कैपिटल था वो कितना था? अरुण का 2/3। अरुण ने कितना ज्वाइन किया है? 9 कैपिटल था अरुण का और उसका 2/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 × 2/3। समझ आया? ये हो गया हमारा राजू, अरुण और जीतू का जो भी उनने इन्वेस्टमेंट किया उसका हमारा रेशो। ठीक है, अब हमें क्या, इसका हम फाइनल रेशो पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 12 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 12। मैं इसको इसलिए कट नहीं कर रही हूँ ताकि हम हमारे क्वेश्चन को ईजिली एवेल्युएट कर सके। 12 1 जा 12 1 जा 12 3 जा। ठीक है, ये कट हो गया। देन हमारा रेशो कितना आ गया? 7:9:3। समझ आया? ये हमारा रेशो बन चुका है। 7:9:3 का हमारा रेशो निकल चुका है। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे? राजू का जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो था 5600। राजू का रेशो कितना है? 7 अगर 5600 के लिए है तो टोटल प्रॉफिट कितना? तो कितना हो जाएगा? 9 + 7 16, 6 + 3 19। तो 19 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो 19 × 5600 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ठीक है, 7 8 जा 56 होता है एंड 19 8 जा जो होता है वो होता है 152। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15,200 जो है वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। राजू और अरुण ने एक कुछ रेशियो दिया था इन्वेस्टमेंट का, और जीतू को जो था वो आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करता है, लेकिन वो अरुण के इन्वेस्टमेंट से 2/3 ही इन्वेस्ट करता है। तो 9 का हम 2/3 ले लेंगे, फिर उसका एक हम प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे। उसमें से हमें जो राजू का था वो प्रॉफिट शेयर पता था, तो राजू का प्रॉफिट शेयर अगर 7 डिनोट करता है 5600, तो 19 कितना होगा? तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ विट इज रिड्यूस बाय 4%. How many more or less kg of wheat can now be bought for the money which was sufficient to buy 48 kg wheat earlier? सपोज यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि wheat की जो प्राइस है वो है 100 पर kg. ठीक है, अब हमने अगर 48 kg पहले हमने बाय किया था, उन्होंने बोला उसके बाद 4% की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गई, तो कितना ज़्यादा और आप ज़्यादा या कम वीट परचेस कर सकोगे. ठीक है, अगर हमने कंसिडर किया कि 100 kg प्राइस था, हमने 48 kg पहले परचेस किया, मतलब हमने कितने का खरीदा होगा? 48 × 100 मतलब कितने का खरीदा? 4800 का जो वीट है वो हमने परचेस किया. उसके बाद प्राइस जो है वो 4% से कम हो गया. अगर
4% की प्राइस रिड्यूस हो रही, पहले 100 kg की प्राइस थी, अगर 4% माइनस करूंगी तो कितना होता है 4 रुपीज़, 100 में से 4 रुपीज़ माइनस किया तो कितना आ जाएगा 96 रुपीज़। मतलब अब प्राइस रिड्यूस होने के बाद जो वीट का प्राइस होगा वो कितना होगा 96 पर केजी होगा। तो अब हमें इस 4800 में कितना आएगा 96 रुपीज़ में ये निकालना होगा। तो 96 पर केजी के हिसाब से अगर मैं 4800 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा 96 5 480 होता है, तो कितना आ रहा है 50 केजी जो है आफ्टर रिड्यूस करने के बाद हम 50 केजी परचेस कर रहे हैं। दैट मीन्स पहले हम 48 केजी परचेस कर रहे थे जब 100 रुपीज़ पर केजी वीट का प्राइस था, बट रिड्यूस होने के बाद हम 2 किलो ज़्यादा परचेस करें, हम 50 किलो परचेस करें, तो कितना किलो ज़्यादा परचेस कर रहे हैं 2 किलो। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 kg मोर। क्वेश्चन सिंपल था, ऐसा बोला था कि वीट का प्राइस अगर 4% कम कर दिया तो आप कितना कम या फिर ज़्यादा वीट को परचेस कर पाओगे अगर आप पहले 48 kg का वीट परचेस किया हो तो हमने कंसिडर किया कि हमने 100 पर केजी से वीट को खरीदा था, ऐसा हमने 48 केजी वीट को खरीदा तो टोटल हमने 4800 रुपीज़ में 48 केजी को प्राइस ले लिया। उसके बाद ये बोला था हमें कि 4% का प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दिया तो 100 का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 96 पर केजी अगर वीट का प्राइस होगा तो 4800 में कितना केजी आएगा, तो हम 4800 से उसे डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 50 केजी। ठीक है, तो आफ्टर रिड्यूस करने के बाद प्राइस हमने 2 किलो ज़्यादा वीट को परचेस किया है, तो 2 kg मोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द स्पीड ऑफ अ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अ बोट ट्रैवल फ्रॉम P to Q along the river and from Q to P against the river in 8 hours. The speed of the boat in still water is 8 kilometer per hour. What will be the distance between covered by the boat? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ रिवर मतलब कि क्या होता है वाई जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। एक बोट ट्रैवल करती है P से Q की तरफ डाउन स्ट्रीम, अलोंग द रिवर मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, एंड Q to P मतलब Q से P की तरफ आती है मतलब अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द रिवर मतलब कि क्या होता है अप स्ट्रीम, और उसको आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स का, मतलब T कितने है हमारे पास 8 है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब कि x का वैल्यू कितना दिया हमें 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट मतलब कि बोट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये हमें पता करना है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिस्टेंस को x कंसिडर कर लेंगे और सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन, अब वो डाउन स्ट्रीम गई मतलब कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम मतलब कि आने का स्पीड, जाने का प्लस आने का, ठीक है, इज इक्वल्स टू t। d को क्या कंसिडर किया हमने x कंसिडर किया, x कितना है हमारे पास 8 है, y कितना है 5 है, देन अगेन d की जगह पे डिस्टेंस क्या है हमारा x है, x जो है हमारा 8 है, y जो है हमारा 5 है, और t मतलब टाइम जो हमें लगा है वो लगा है 8 आवर्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 13 प्लस x अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x अपॉन 39 आ जाएगा, 13 3 सा 39, 3x प्लस 13x कितना हो जाएगा 16x, 16x अपॉन 39 इज इक्वल्स टू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 39 आ जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये इतना समझ आया। अब x का वैल्यू जो आया वो 19.5 किलोमीटर है, लेकिन ये तो जाने का डिस्टेंस प्लस आने का दोनों डिस्टेंस को अब हमें ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 19.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो आंसर आ जाएगा 39 किलोमीटर। ये होगा टोटल डिस्टेंस। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। पाइप A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then tank will be filled in. A tank और B tank ये दोनों क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो एडिशन करेंगे 5 hours और A 6 hours लेता है, ठीक है, और C जो है वो एम्प्टी करता है टैंक को 12 hours में,
ठीक है। बोला जा रहा है अगर तीनों को ओपन किया तो टैंक कितना टाइम में फिल्ड होगा। हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो वो आएगा 60। एलसीएम कैसे निकालना, ये सारी मेथड मैंने आपको मैथ्स की मैराथन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो जाकर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 5, 6 और 12 का एलसीएम होगा 60, जो कि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ए हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 10 एंड सी हो जाएगा 5। ठीक है। 12 + 10 हो जाएगा 22 और -5। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ए और बी फिल कर रहे हैं और सी जो है वो क्या कर रहा है, वो एम्प्टी कर रहा है। तो 22 - 5 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। तीनों मिला के अब टाइम कितना लगे? 17। टोटल हमारा जो कैपेसिटी है टैंक का वो कितना है? 60। टोटल वर्क जो हमें करना है और कैपेसिटी है वो कितना है? 60। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना टाइम में वो फिल करेगी। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है। एफिशिएंसी कितना है? 17। 60/17 आवर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में हमें वही अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए और बी टैंक को फिल कर रहा है, सी एम्प्टी कर रहा है, तीनों का एलसीएम निकालना है। हमें ये पता करना था कि कितने टाइम लगेगा तीनों अगर अपना पाइप ओपन करते हैं तो टैंक को फिल होने में। तो हमने एलसीएम निकाला, उसका जो टैंक का कैपेसिटी था वो था 60 लीटर्स और इन तीनों ने जब ओपन किया तो पता चला कि 17 जो है 12 + 10 करेंगे 22, 22 - 5 करना होगा तो 17 लगता है पर आवर फिल करने को। तो टोटल वर्क 60/17 कर देंगे तो उतना टाइम लगेगा, 60/17 आवर्स लगेंगे टोटल टैंक को फिल होने में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train having length of 150 meter having a speed of 54 km per hour can cross a platform in 15 seconds. Find the length of the platform. जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ट्रेन की लेंथ होती है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? S = L1 + L2/T। क्यों हमने स्पीड को एक ही लिया? बिकॉज प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती है, ट्रेन की स्पीड होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S = L1 + L2/T। प्लेटफॉर्म को लेंथ रहेगा बट प्लेटफॉर्म को स्पीड नहीं रहेगा, इसलिए हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो हमने कंसिडर किया है। और अगेन आपको ये सारे ट्रेन रिलेटेड फॉर्मूलेज जो भी अगर आपको पता करने, आपको नहीं पता होगे कि फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसा होता है और किस तरह फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ट्रेन के प्रॉब्लम्स में, वो सारी चीज़ें आपको मैथ्स की मैराथन में मिल जाएगी। तो उसके लिए अगेन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको वो वीडियो जाकर देखना होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है। तो हमने L1 जो है वो ट्रेन की लेंथ हो गई तो वो हमने 150 कंसिडर की, 150 प्लेस कर दिया। देन स्पीड कितना बोला है? 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमको इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेंथ है ट्रेन का वो भी मीटर में है। तो हम किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है। 150 प्लस हमें प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ निकालना है, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है तो वो हम x कंसिडर करेंगे। और ये कितना टाइम में क्रॉस करती है? 15 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। ठीक है। तो हमारा हमने वैल्यूज पुटअप कर दिया, अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। 18 3 = 54। ठीक है। 5 3 = 15 हो जाएगा = 150 + x/15। ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 225 = 150 + x। इतना समझ आया? फिर 225 में से अगर 150 माइनस होता है तो आंसर कितना आ जाएगा? 75। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 75 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डिक्रीज ईच ईयर बाय 20%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 8000, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago। ये बोला जा रहा है कि हर साल पॉपुलेशन ऑफ विलेज जो है वो 20% से डिक्रीज होता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 8000 है तो 2 साल पहले का पॉपुलेशन कितना होगा ये हमें पूछा जा रहा है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन को अगर हम x कंसिडर करते हैं और वो हर साल अगर 20% से डिक्रीज होता है तो वो कितना होगा? 80% ले लेंगे हम कंसिडर उसे, और = कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन गया? 8000 = x × 80% × 80%। ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि हर साल वो 20% से डिक्रीज होता है और ऐसा 2 साल के लिए हुआ, इसलिए हमने 2 बार ले लिया। और हमने यहाँ पे जो x कंसिडर किया वो ये है
विलेज की 2 साल पहले की पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने ये 1 0 1 0 यहाँ पे कैंसिल किया, ये 1 0 1 0 कैंसिल किया, तो क्या हो जाएगा 8000 इज इक्वल्स टू x इंटू 64/100। ठीक है, ये समझ आया। अब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर, अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो आ जाएगा यहाँ पे 16 जा और यहाँ पे आ जाएगा 25 जा। ठीक है, अब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 25/16। ठीक है, 16 5 जा क्या होता है 80, तो 500 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 25 12,500, कितना हो जाएगा 12,500। और वही क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ विलेज 2 years अगो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate of 15% per annum for 2 years is rupees 405, find the sum। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है हमें कि CI SI का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है, जो कि हमारा 405 है। मतलब कि CI माइनस SI जो अमाउंट है वो हमारे पास 405 है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे सम ऑफ मनी मतलब कि प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 15% है। ठीक है, कितने सालों के लिए दिया जा रहा है, टाइम कितना दिया हमें 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 साल का डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आपके पास गिवन है, आपको प्रिंसिपल पता करना है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। CI माइनस SI का अगर 2 साल का अगर आपको पूछा जा रहा है डिफरेंस वाला, तो आपका फॉर्मूला लगेगा CI माइनस SI मतलब डिफरेंस इज इक्वल्स टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना है 405 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जो कि हमें निकालना है, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल होता है जो कि हमें पता करना है, तो P हमने कंसिडर कर लिया। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 है, और जो 2 years के लिए टाइम जो है वो 2 years ही है। ठीक है, 2 years के लिए जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है ना, तो 2 हो जाएगा। तो हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, 405 इज इक्वल्स टू P इंटू 15/100 इंटू 15/100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 18,000, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 405 इक्वल टू P इंटू 15/100 15/100, 5 से आप पहले कट कर लीजिए, फिर कुछ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18,000। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41, जो कि होगा हमारी मराठी लँग्वेज से। रोहित शर्मा चांगला खेळला म्हणून भारत जिंकला आणि सर्वांना आनंद झाला, या वाक्याचा प्रकार कोणता। आता इथे आपल्याला हे विचारलं आहे, हा जो प्रश्न आहे याचा आपल्याला वाक्याचा प्रकार ओळखायचा आहे की हा कुठला वाक्य आहे। तर याचा आन्सर होणार ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। का बरं हा मिश्र वाक्य आहे, कारण की जेव्हा तुम्ही हा सेंटेन्स बघत असाल, रोहित शर्मा चांगला खेळला म्हणून भारत जिंकला आणि सर्वांना आनंद झाला, तर हे जे म्हणून इथे आलेलं आहे, म्हणून हे काय करताय, हे जे 2 सेंटेन्सेस आहे वेगळे वेगळे, रोहित शर्मा चांगला खेळला, भारत जिंकला आणि सर्वांना आनंद झाला, म्हणजे 2 जे वेगवेगळे सेंटेन्सेस आहेत त्यांना हे जे म्हणून आहे हे जॉईन करताय। ठीक आहे, त्याच्यामुळे जेव्हा असलं अव्यय जोडलं असतं 2 सेंटेन्सला, ते जे 2 सेंटेन्सला कंप्लीट करतं तेव्हा त्याला आपण म्हणतो मिश्र वाक्य। ठीक आहे, म्हणून याचा आन्सर होणार ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 42। उंटावरचा शहाणा या म्हणीचा अर्थ ओळखा। उंटावरचा शहाणा या म्हणीचा आपल्याला अर्थ सांगायचा आहे, तर याचा अर्थ काय होणार, याचा अर्थ होणार ऑप्शन बी मूर्ख सल्ला देणारा। याचा अर्थ होणार मूर्ख सल्ला देणारा, जो पण मूर्ख सल्ला देतो त्याला म्हणतो आपण उंटावरचा शहाणा। ठीक आहे, तर ऑप्शन बी इथे करेक्ट आन्सर होणार। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 43। खालीलपैकी कोणता पर्याय शुद्ध शब्द आहे हे ओळखायचं आहे। शुद्ध शब्द ओळखायचा आम्हाला, इथे ए मध्ये बघत असाल तर अंधार होतो, इथे काय दिला आहे अंधार, जे की चूक आहे। ॲक्च्युली अंधार जो असतो तो असा असतो। ठीक आहे, आपण अंधारला असं लिहितो, तर हे काय होऊन जाईल, चुकून जाईल। नंतर अस्था लिहिला आहे, अस्था नसतं आस्था असतं। ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे पण काय होणार, चुकून जाईल। देन अखंडित, अखंडितमध्ये 2-2 ठिकाणी जे
इथे अनुस्वार दिला आहे तर 2-2 ठिकाणी येणार, अखंडित आपण असं लिहितो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे पण चुकणार. तर बरोबर कुठलं आहे? ऑप्शन बी, अभिमान जे आहे ते इथे बरोबर आहे. म्हणून याचा आन्सर काय होणार? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 44. दुसऱ्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ ओळखा. दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणे हा एक वाक्यप्रकार आहे. ठीक आहे, वाक्यप्रचार आहे आणि याचा अर्थ आपल्याला इथे ओळखायचा आहे. याचा अर्थ असा होतो दुसऱ्याच्या तंत्राने किंवा सल्ल्याने चालणे. ठीक आहे, ऑप्शन क याचा करेक्ट आन्सर होणार. म्हणजे फक्त क बरोबर हे होईल, कारण आपल्या इच्छेप्रमाणे दुसऱ्यांना वागायला लावणे हे बरोबर नाही आहे. त्याच्यानंतर जे पण बाकीचे ऑप्शन्स आहे ते बरोबर नाही आहेत. म्हणून दुसऱ्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणे याचा जो अर्थ होतो तो होतो दुसऱ्यांच्या तंत्राने किंवा सल्ल्याने चालणे. म्हणून फक्त क बरोबर याचं उत्तर राहील. ऑप्शन सी जे आहे ते करेक्ट उत्तर होईल. इथे ऑप्शन अ जे आहे आपल्या इच्छेप्रमाणे दुसऱ्यांना वागायला लावणे, याच्यासाठी आपण जो वाक्यप्रचार यूज करतो तो असतो बोटावर चालवणे, बोटावर नाचवणे हे म्हणू शकतो. ठीक आहे, तसेच ब मध्ये काय दिलं आहे? दुसऱ्यांच्या मनात किलमिश निर्माण करणे. याचा अर्थ असा होतो कान फुकणे. म्हणजे याच्यासाठी जो वाक्यप्रचार आपण यूज करतो तो असतो कान फुकणे. त्याच्यानंतर दुसऱ्यांच्या इच्छेनुसार लगेच कारवाई करणे. याच्यासाठी आपण जो वाक्यप्रचार वापरतो तो असतो शब्द जमिनीवर पडू न देणे. शब्द जमिनीवर पडू न देणे. म्हणून आपलं जे क्वेश्चन होतं त्याचं फक्त क हे उत्तर जे राहील ते बरोबर होणार. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 45. पत्रकार या शब्दाचे स्त्रीलिंग ओळखा. पत्रकारचं स्त्रीलिंग काय होणार हे सांगायचं आहे. तर पत्रकारचं असतं पत्रकर्ती. काय होतं? पत्रकर्ती. इथे तुम्ही चूक करू शकता म्हणूनच मी हे क्वेश्चन आणलं आहे. पत्रकर्ती जे असतं ते स्त्रीलिंग असतं पत्रकारचं, म्हणून ऑप्शन सी इथे करेक्ट होणार. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 46. तारीख या नामाचे अनेक वचन ओळखा. तारीखचे इथे अनेक वचन विचारलं आहे, तर तारीखचं अनेक वचन होतं तारखा. अगेन इथे ऑप्शन सी जे आहे ते या क्वेश्चनचं करेक्ट आन्सर होणार. तारीखचं जे अनेक वचन होतं ते होतं तारखा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 47. खालीलपैकी चुकीची जोडी कोणती आहे हे सांगायचं आहे. तर हा मनुष्य माझे पुस्तक, हा आणि माझे पुस्तक हे सार्वनामिक विशेषण. येस, हे करेक्ट आहे. का बरं? कारण इथे हा आणि माझे हे जे आहे सर्वनाम इथे वापरल्या गेलेले आहे, म्हणून हा सार्वनामिक विशेषण होईल, म्हणून हे बरोबर आहे. नंतर काय म्हटलं आहे? बी, शूर, सरदार, रेखीव चित्र. हे पण बरोबर आहे, कारण इथे गुणवाचक विशेषण याला म्हटलं गेलं आहे आणि शूर तसेच रेखीव हे गुण दर्शवितात, म्हणून हे गुणवाचक विशेषण आहे, हे बरोबर आहे. त्यानंतर ऑप्शन सी काय म्हटलं आहे? पहिला वर्ग, चौथा बंगला, आणि याला म्हटलं आहे क्रमवाचक संख्या विशेषण. हे पण बरोबर होणार, कारण की इथे संख्या दर्शवली गेली आहे, पहिला, चौथा, तर हे पण काय होईल? बरोबर होईल. म्हणजे आपले आतापर्यंतचे सगळेच ऑप्शन काय झाले? करेक्ट आले आहे. म्हणजे ऑप्शन डी काय होणार? चुकीची जोडी होणार. आपण बघून घेऊ. मोठी मुले, आंबट द्राक्षे, हे काय होऊन जाईल? चुकून जाईल. मोठी मुले, आंबट द्राक्षे काय होतं? गुणवाचक विशेषण होतं. हे सार्वनामिक विशेषण नाही होत. सार्वनामिक विशेषण म्हणजे की जिथे आपण सर्वनामांचा यूज करतो. सर्वनाम म्हणजे कुठले? हा, तो, माझे, तिच्या, असल्या, असा, हे सगळे सर्वनाम जेव्हा आपण यूज करतो त्याला म्हणतो आपण सर्वनामिक विशेषण. म्हणजे ऑप्शन डी जे आहे इथे ही चुकीची जोडी आहे आणि तेच आपलं करेक्ट आन्सर होणार. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 48. खालीलपैकी क्रियापद ओळखा. आता इथे आपल्याला क्रियापद ओळखायचं आहे. खाणारी, गातो, बुडताना आणि हसणाऱ्याकडे. इथे काय होणार? गातो जो आहे तो क्रियापद होणार. ऑप्शन बी जो आहे ते करेक्ट आन्सर होणार. निखिल गाणा गातो, तर गातो काय होणार? इथे क्रियापद होणार, म्हणून इथे ऑप्शन बी जे आहे ते करेक्ट आन्सर होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 49. शत्रू या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. शत्रूचा आपल्याला इथे काय ओळखायचं आहे? समानार्थी शब्द ओळखायचा आहे. शत्रू म्हणजे काय होतं? दुश्मन. ठीक आहे, वैरी ज्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर त्याचाच समानार्थी शब्द अजून एक आहे, तो म्हणजे रिपू. ऑप्शन बी याचा करेक्ट आन्सर होईल. शत्रूचा समानार्थी शब्द होतो रिपू. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 50. अक्षर उच्चारणास जो वेळ लागतो त्यास काय म्हणतात? जेव्हा आपण अक्षरचा उच्चारण करतो तेव्हा आपल्याला वेळ लागतो, आणि तो जो वेळ लागतो तो कशामुळे लागतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो? त्याचा आन्सर होईल ऑप्शन डी, मात्रा. मात्रा जेव्हा कुठल्या पण शब्दांमध्ये आलेली असते तेव्हा आपण त्याला जेव्हा म्हणण्यासाठी जो आपण वेळ लावतो त्याला म्हणतो मात्रा. तर याचा आन्सर काय होईल? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 51.
अरे रे धोनी आऊट झाला या वाक्यातील केवल प्रयोगी अव्यय कोणती आहे ते ओळखायचे आहे. तर केवल प्रयोगी अव्यय कुठला होईल याच्यातला? अरे रे. ऑप्शन ए याचं करेक्ट आन्सर होईल. केवल प्रयोगी अव्यय कुठली असतात? अरे रे, अगाई, हाय हाय, हे सगळे जेव्हा आपण त्याला म्हणतो आपण जेव्हा आपण एकदम आपलं जे तोंडातून निघतं ते असतं केवल प्रयोगी अव्यय. ठीक आहे, तर इथे अरे रे हे केवल प्रयोगी अव्यय आहे म्हणून ऑप्शन ए जे आहे ते करेक्ट आन्सर होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 52. खालील दिलेल्या वाक्यांचा प्रकार विकल्पातून शोधा. मी रोज सकाळी पहाटे उठतो व 1 तासभर अभ्यास करतो. यामध्ये आपल्याला म्हटलं आहे की आपल्याला वाक्याचा प्रकार ओळखायचा आहे. मी रोज सकाळी पहाटे उठतो व 1 तासभर अभ्यास करतो. आता इथे काय होईल, हे जे व आलेलं आहे, ठीक आहे, जेव्हा 2 किंवा अधिक वाक्ये एका उभयान्वयी अव्ययाने जोडली असतात तेव्हा त्याला आपण संयुक्त वाक्य असं म्हणतो. ठीक आहे, जसे की व आलं किंवा आलं अशी जेव्हा तुम्हाला उभयान्वयी अव्यय 2 सेंटेन्सच्या मधात दिसतील तेव्हा तो वाक्य होईल संयुक्त वाक्य. ऑप्शन सी जे आहे ते इथे करेक्ट आन्सर होईल. याचा आन्सर जे होईल ते होईल संयुक्त वाक्य. जसे की आपण हे पण म्हणू शकतो विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. आता इथे आणि जे आलं आहे ते काय आहे? उभयान्वयी अव्यय आहे. ठीक आहे, ज्यांनी 2 सेंटेन्सला काय केलं आहे, त्या 2 सेंटेन्सच्या मधात येतं उभयान्वयी अव्यय तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? संयुक्त वाक्य असे म्हणतो. तर ऑप्शन सी काय होईल? करेक्ट आन्सर होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 53. राजेश्वर्य या शब्दाचा खालीलपैकी योग्य संधी विग्रह ओळखा. याचा आपल्याला संधी विग्रह माहिती करायचा आहे. तर याचा संधी विग्रह कसा होईल? राजेश्वर्य, तर हे काय होईल? ऐश्वर्य. हे काय आहे? ऐश्वर्य. तर काय होईल? राजा अधिक ऐश्वर्य राजेश्वर्य. जा अधिक ए हे मिळून काय तयार होईल? जे तयार होईल. काय तयार होईल? जे तयार होईल. तर तेच इथे झालेलं आहे म्हणून आपलं आन्सर होईल राजा अधिक ऐश्वर्य. ऑप्शन ए याचं करेक्ट आन्सर होईल. जा अधिक ए मिळून काय बनतं? जे बनतं. ठीक आहे, म्हणून ऑप्शन ए जे आहे ते करेक्ट आन्सर होईल. ठीक आहे, वळूया पुढे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 54. योग्य प्रयोग निवडा. ऊस कामगारांकडून कापला गेला. आता इथे आपल्याला विचारलं आहे की याचा कुठला प्रयोग आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. तर याचा आन्सर होईल ऑप्शन ए नवीन कर्मणी प्रयोग. जर तुम्ही माझे जे पण आधी मी व्हिडिओ टाकले आहे ते जर तुम्ही बघितले असाल तर तुम्हाला याचं आन्सर नक्कीच आलेलं असेल. का बरं? कारण मी जेव्हा पण तुम्हाला सांगितलं जेव्हा पण कडून हा प्रत्यय जेव्हा पण जोडला गेलेला असतो तेव्हा नवीन कर्मणी प्रयोग होतो. ठीक आहे, म्हणून तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की जर तुम्हाला कडून हा प्रत्यय दिसेल तेव्हा तुमचा नवीन कर्मणी प्रयोग होणार. आणि तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये सगळे प्रयोग आणि सगळं व्याकरण जर शिकायचं असेल तर ऑलरेडी मी 2 ते 3 व्हिडिओज टाकले आहेत, ते जाऊन बघा. ते जर तुम्ही बघाल तर तुमचं मराठीचं जे पण व्याकरण आहे ते नक्कीच तुम्हाला समजायला येईल. वळूया पुढे. लास्ट क्वेश्चन आहे खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा. आता आपल्याला इथे भाववाचक जे नाम आहे ते ओळखायचं आहे. इथे तर आन्सर आपलं होईल ऑप्शन बी सौंदर्य. भाववाचक नाम म्हणजे काय होतं की जेव्हा पण कुठल्या वस्तूबद्दल आपल्याला गुण, धर्म किंवा भाव यांचा बोध होतो त्याला म्हणतो आपण भाववाचक नाम. तर सौंदर्य म्हणजे काय होतं? सौंदर्य म्हणजे काय होतं? हा एक प्रकारचा एक गुण आहे म्हणून हे काय होऊन जाईल? भाववाचक नाम होऊन जाईल. ठीक आहे, तर भाववाचक नाम म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा पण कुठल्या पण वस्तूबद्दल किंवा प्राणीबद्दल किंवा कुठल्या नामाबद्दल गुण, धर्म आणि भाव तुम्हाला याचा बोध होतो तर त्याला आपण म्हणू भाववाचक नाम. जसे की धैर्य हे शब्द यूज केला जातं, कीर्ती, चांगुलपणा हे सगळे शब्द जर तुम्हाला दिसतील तर ते का होणार? भाववाचक नाम. आणि इथे बाकीचं जसं पुस्तक आलं तर पुस्तक काय होईल? सामान्य नाम होईल. मौर्य, मौर्य काय आहे? विशेष नाम आहे. ठीक आहे, सचिन काय अगेन? विशेष नाम आहे. आणि फक्त सौंदर्य जे होतं ते एक भाववाचक नाम आहे. ठीक आहे, म्हणून हे याचा आन्सर होईल ऑप्शन बी जे आहे ते करेक्ट आन्सर होईल. तर आज आपण बघितले हे टोटल 55 क्वेश्चन्स ज्यामध्ये होते जनरल अवेअरनेसचे क्वेश्चन्स, रिझनिंगचे क्वेश्चन्स, मॅथ्स आणि मराठी. आय होप तुम्हाला सगळे क्वेश्चन समजायला आले असतील. याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला एक
मला रिकमेंड करायचं आहे की तुम्ही जर मराठीची मॅरेथॉन नसेल बघितली व्याकरणाची, ती जाऊन नक्की बघा. एक्झामच्या आधी जर तुम्ही बघाल तर तुमचा ऑलमोस्ट सगळा व्याकरण त्यामध्ये मी कवर केलेला आहे आणि तुम्हाला तो इझिली समजायला पण येईल. तुमचा वेळ थोडासा जाईल, पण तुम्हाला जर क्वेश्चन्स त्या व्याकरणातून आले तर तुम्ही नक्की त्याचा आन्सर मार्क करू शकाल. तर जर ज्यांनी पण नसेल बघितला ते नक्की जाऊन बघा. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्ससोबत त्याला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग अँड हॅव अ नाईस डे.